हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आपके लिए मैं यहाँ पर बिहार के डिफरेंट एग्जाम में पूछे हुए प्रश्नों को लेकर के आया हुआ हूँ। तो इसमें भाई आपके जितने भी बिहार के डिफरेंट लेवल के एग्जाम हुए हैं वहाँ जो प्रश्न पूछे गए हैं, साथ में बीपीएससी के, बीपीएससी टीचर के या फिर बिहार एसएससी किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन है तो वो यहाँ पर आपका कवर कराया गया है। तो इस सेशन में आप लोग देखना, आपको मैं डिटेल डिस्कशन यहाँ पर कराऊंगा भाई एक एक क्वेश्चन का। यहाँ से आपको आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन टैली करते हुए दिख जाएंगे। तो ये सेशन सभी के लिए होने वाला है। अगर आप लोग टीआरई की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी टीचर की कर रहे हो, या फिर बीपीएससी की कर रहे हो, या फिर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर भाई बिहार पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं, या बिहार की किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये सेशन आपके लिए है। सभी एग्जाम्स के लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट सेशन है ब्रो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट डिटेल डिस्कशन दूंगा। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन और ऑप्शन डिस्कशन भी करा जाएगा। तो इस सेशन को फुल देखना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। और जो मेरे सेशन को हमेशा करते आए हैं उन लोगों को आइडिया भी होगा कि मैं किस तरह से सेशन आपके लिए प्रोवाइड करता हूँ। तो आप लोगों को अगर मेरा सेशन पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को भाई अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करवाएं भी। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं यहाँ पर आपको आपके ऑप्शन और क्वेश्चन के साथ यहाँ पर डील करते हुए चलता हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजैविक की खोज किसने की। तो भाई प्रतिजैविक एंटीबायोटिक की खोज किसने करी है, ये पूछा है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तो बिल्कुल करेक्ट है। एंटीबायोटिक का खोज किसने करा था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करा था। और पहला एंटीबायोटिक कौन सा था भाई, पहला प्रतिजैविक कौन सा था, आपको ये भी याद रख लेना है। तो पहला था पेनिसिलिन था। क्या था, तो पेनिसिलिन था पहला एंटीबायोटिक। ओके, तो पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक था जो कि ऑब्टेंड कहाँ से करा जाता था भाई, तो पेनिसिलियम नोटाटम से करा जाता था ऑब्टेंड। पेनिसिलियम नोटाटम, पेनिसिलियम नोटाटम कवक से ऑब्टेंड करा जाता था। ठीक है, नोटाटम। तो पेनिसिलिन कहाँ से प्राप्त होता है, तो पेनिसिलियम नोटाटम ये एक प्रकार का कवक है भाई, कवक से प्राप्त करा जाता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन आपका पहला एंटीबायोटिक था जो कि पेनिसिलियम नोटाटम कवक से ऑब्टेंड करा जाता है, ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, एल्बर्ट सेविन की अगर बात करी जाए भाई, तो इन्होंने जो है पोलियो वैक्सीन का खोज करा था। पोलियो वैक्सीन का खोज किसने करा था, तो सेविन ने करा था। इसको ध्यान में जरूर आप लोग रख लीजिएगा। ईसीजी में निगरानी की जाती है, तो भाई ईसीजी पूछ रखा है, ईईजी पूछ रखा है। क्या, ईईजी, ईईजी का मतलब होता है क्या, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। क्या होता है, तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, इलेक्ट्रोएनसेफेलोग्राम, इनसेफेलोग्राम। तो इलेक्ट्रोएनसेफेलोग्राम में किस चीज का निगरानी करा जाता है, ये पूछा है। तो इलेक्ट्रोएनसेफेलोग्राम में निगरानी करा जाता है ब्रेन का। तो बिल्कुल करेक्ट है, ब्रेन का निगरानी जो है इलेक्ट्रोएनसेफेलोग्राम में करा जाता है। मनुष्य के जो ब्रेन का होता है निगरानी, वो इलेक्ट्रोएनसेफेलोग्राम में करा जाता है। हार्ट का अगर पूछ ले तो ईसीजी याद रख लीजिएगा। हार्ट का जो निगरानी करा जाता है भाई, तो हार्ट का तो वो ईसीजी में करा जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, क्या इसका फुल फॉर्म है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या फिर ग्राफी, कुछ भी कह सकते हो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या फिर ग्राफी। इसमें जो है आपके हार्ट का निगरानी करा जाता है, याद रख लेना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का भाई केमिकल फॉर्मूला जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहां से क्वेश्चन एक तो जरूर आपके एग्जाम में टैली करेगा, यहां से एक क्वेश्चन श्योर टैली करेगा आपके एग्जाम में केमिकल फॉर्मूला से। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 2H2O, तो नहीं भाई, ये किसका है, तो ये तो आपके जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला है। CaSO4 हाफ H2 और CaSO4 2H2O किसका है, तो जिप्सम का है, जिप्सम का है, जिप्सम का है आपका CaSO4 2H2O किसका है, तो ये जिप्सम का रासायनिक फॉर्मूला है, रासायनिक सूत्र है जिप्सम का, याद रख लीजिएगा। अगर CaSO4 हाफ H2O पूछ ले तो ये आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 हाफ H2O। अगर रासायनिक रूप से पूछ ले कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है भाई, तो ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। क्या है, तो रासायनिक रूप से जो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट क्या है, हेमीहाइड्रेट है, याद रख लीजिएगा।
कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, ध्यान में रख लेना है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन किससे करा जाता है भाई, तो जिप्सम से इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाया जाता है, जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाया जाता है, इसको भी ध्यान जरूर रख लीजिएगा आप लोग। CaO होता है आपका क्विक लाइम, क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaO क्विक लाइम, क्विक लाइम का फॉर्मूला CaO होता है, याद रख लेना है। चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो भाई चींटी के डंक में, और ये एसिड से एक क्वेश्चन श्योर होता है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चींटी के डंक में कौन सा एसिड, तो भाई ऑक्जेलिक तो नहीं, ऑक्जेलिक जो है आपके टोमेटो में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक। टार्टरिक एसिड भी नहीं पाया जाता है, साइट्रिक एसिड नहीं, साइट्रिक तो भाई सारे खट्टे फल में पाया जाता है, साइट्रस फ्रूट जितने भी खट्टे फल होते हैं, साइट्रस फ्रूट्स जितने भी होते हैं, खट्टे फल जितने भी होते हैं, उसमें साइट्रिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो पाया जाता है वो आपके चींटी के डंक में पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा, तो फॉर्मिक एसिड, और इसी को मेथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो मेथेनोइक एसिड भी कहा जाता है, मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड को ही मेथेनोइक एसिड भी कहा जाता है, और ये चींटी के डंक में पाया जाता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर चींटी काट ले तो हमें कौन सा घोल लगाना चाहिए, तो कैलामाइन का घोल होता है जो चींटी के काटने पर लगाना चाहिए। कैलेमाइन का घोल जो होता है वो चींटी के काटने पर लगाना चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई ये कैलेमाइन का जो घोल होता है वो बेसिक नेचर में होता है, क्षारीय होता है नेचर में। कैसा होता है, तो क्षारीय होता है नेचर में, इसीलिए कैलेमाइन का घोल लगाना चाहिए। चींटी काट ले या मधुमक्खी काट ले तो कैलेमाइन का घोल लगाना चाहिए इंसानों को। काला जार होता है, तो भाई काला जार जो होता है वो किससे होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवन से, जिंजीबेरी से, लेशमेनिया से, या ट्रिप्नोसिन से। बताओ आप लोग कि काला जार, तो भाई ये काला जार जो है एक प्रोटोजोवन बीमारी है, प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है, प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है काला जार। और अब ये पूछ रखा है कि काला जार आखिर होता किससे है, तो भाई ये होता है आपकी किससे, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवन से नहीं, जिंजीबेरी से नहीं, ये होता है लेशमीनिया डोनोवानी से। किससे होता है, तो लेशमीनिया डोनोवानी से काला जार होता है, जो कि आपके बालू मक्खी के वजह से होता है, बालू मक्खी के वजह से होता है। इसका जो वेक्टर है भाई वो बालू मक्खी है, ठीक है। और ये जो होता है लेशमीनिया डोनोवानी प्रोटोजोवन की वजह से होता है, इसका वेक्टर क्या है, तो बालू मक्खी है, इतना याद रख लेना है आप लोग। अगर प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवन आपसे पूछ ले भाई, तो ये मलेरिया के लिए, मलेरिया जो होता है वो होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवन की वजह से मलेरिया डिजीज होता है। यहाँ देखो ये डिजीज का क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, डिजीज से एक क्वेश्चन श्योर आता है। अगर जिंजीबेरी की बात करी जाए तो देखो पायरिया जो होता है भाई, पायरिया, पायरिया रोग जो होता है एंट अमीबा जिंजीबेरी की वजह से होता है पायरिया रोग, एंट अमीबा जिंजीबेरी की वजह से पायरिया रोग देखने को मिलता है, याद रख लेना है। अगर ट्रिप्नोसिन पूछ ले तो निंद्रा बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस जो होता है, स्लीपिंग सिकनेस सोने की बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस, तो स्लीपिंग सिकनेस सोने की बीमारी वो ट्रिप्नोसिन की वजह से होता है। और इसका वेक्टर जो है भाई वो सीसी फ्लाई के वजह से होता है। किससे, तो सीसी फ्लाई के वजह से आपका जो है सोने का बीमारी हो जाता है, सीसी फ्लाई के वजह से। और इसका किस वजह से, तो ट्रिप्नोसिन प्रोटोजोआ की वजह से स्लीपिंग सिकनेस होता है, सोने का बीमारी, ठीक है, याद रख लीजिएगा। हाइड्रोफोबिया होता है, तो भाई हाइड्रोफोबिया जिसे कि आप रेबीज भी कहते हो, हाइड्रोफोबिया जिसे कि रेबीज भी कहा जाता है, तो रेबीज किससे होता है, वायरस से। तो बिल्कुल करेक्ट है, रेबीज जो होता है वो वायरस से होता है। और किस वायरस से होता है भाई, तो रेबडो वायरस से होता है। रेबीज जो होगा वो रेबडो वायरस की वजह से रेबीज होता है, लिख लीजिएगा आप लोग, रेबडो वायरस की वजह से रेबिस होता है। और ये अफेक्ट किसको करता है रेबिस भाई, तो ये अफेक्ट करता है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। रेबिस किसे अफेक्ट करता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जिसमें आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। तो आपका जो रेबीज है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, और ये रेबडो वायरस की वजह से फैलता है, याद रख लीजिएगा। ई भाई आपके पूछ लेगा कि रेबीज का टीका किसने बनाया था, रेबीज का टीका किसने बनाया था, बताओ तो आप लोग, रेबीज का टीका किसने बनाया था। तो रेबीज का टीका जो बनाया था वो लुईस पास्चर ने बनाया था। किसने बनाया था, तो लुईस पास्चर ने बनाया था रेबीज का टीका। लुईस पास्चर ने क्या बनाया है, तो रेबीज का टीका बनाया है, इसको भी ध्यान में जरूर रख लेना है। विटामिन ए भंडारित होता है, तो विटामिन ए जो होता है वो भंडारित कहाँ पर होता है, ये पूछा है आपसे।
तो भाई विटामिन ए जो भंडारित होता है वो आपके हृदय में नहीं, यकृत में भंडारित होता है। कहाँ होता है भंडारित विटामिन ए? विटामिन ए भंडारित होता है आपके यकृत में। कहाँ पर स्टोर होता है भाई? तो यकृत में। और विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो रेटिनोल है। क्या है? रेटिनोल। और विटामिन ए की डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होगा? तो नाइट ब्लाइंडनेस होगा, रतौंधी। कौन सा? तो नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से, नाइट ब्लाइंडनेस। और एक याद रख लीजिए, जेरोफ्थेल्मिया, जेरोफ्थेल्मिया और रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ पर भाई? तो यकृत में भंडारित होता है विटामिन ए। ठीक है, यकृत में भंडारित होता है विटामिन ए। ऑक्टोपस का खून नीला होता है। तो भाई ऑक्टोपस का खून नीला क्यों होता है? हेमोसाइनिन। तो बिल्कुल करेक्ट है, हेमोसाइनिन के वजह से ऑक्टोपस का जो ब्लड होगा वो ब्लू कलर का होता है। एंड अगर हेमोग्लोबिन की बात करी जाए तो ये ब्लड आपका जो आरबीसी का कलर जो रेड होता है, रेड ब्लड सेल जो होता है, हमारा ब्लड जो रेड होता है तो वो होता है हेमोग्लोबिन के वजह से। ब्लड रेड जो होता है वो हेमोग्लोबिन के वजह से होता है। फाइब्रिनोजन जो भाई है आपकी, ये ब्लड क्लोटिंग के लिए हेल्पफुल है। ब्लड क्लोटिंग के लिए आपका हेल्पफुल है फाइब्रिनोजन। ये रक्त का थक्का बनाता है। ये आपका फाइब्रिनोजन क्या करता है? तो ब्लड क्लोट करता है भाई, रक्त का थक्का बनाता है फाइब्रिनोजन। याद रख लेना है इस बात को। कौन सा विटामिन मानव खुद बनाता है? तो विटामिन जो मानव खुद बनाएगा तो विटामिन के तो मानव खुद बनाता है भाई। उसके बाद एक विटामिन डी भी है जो कि मानव खुद बनाता है। तो के और डी ये दोनों विटामिन है जो कि मानव खुद बनाता है। मानव खुद बनाता है ये दोनों विटामिन को, के और डी को। अगर डी से पूछ ले कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सा रोग हो जाएगा, तो याद रख लीजिएगा रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी की कमी से। और एक याद रख लीजिएगा ओस्टियोमलेशिया और रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, और ओस्टियोमलेशिया को भाई ओस्टियोपोरोसिस भी कहा जाता है, ओस्टियोमलेशिया को, ये भी ध्यान में रख लेना है आप लोगों को। ठीक है, भारत में दिल्ली दरबार कब लगा? तो देखो यहां पर क्या पूछ रखा है भाई कि भारत में दिल्ली दरबार कब लगा, ये पूछा है ना आपसे। तो भारत में दिल्ली का दरबार कब लगा था? 1912 में तो नहीं, 1913 नहीं, 1911 1911 में भारत में दिल्ली दरबार लगा था पहली बार। तो पहली बार भारत में दिल्ली दरबार कब लगा? तो 1911 में लगा था। इस समय वायसराय कौन थे? तो वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग, वायसराय। इस समय जो दिल्ली दरबार 1911 में लगा भारत में, इस समय वायसराय कौन थे? तो हार्डिंग द्वितीय, याद रख लीजिएगा, हार्डिंग द्वितीय याद रख लीजिएगा, वायसराय थे इस टाइम। वायसराय इंपॉर्टेंट है। तो वायसराय इस समय कौन थे दिल्ली दरबार के समय? तो हार्डिंग द्वितीय थे। इस समय जो है भारत कौन आया था भाई? तो भारत आया था जॉर्ज पंचम, इंग्लैंड का राजा जॉर्ज पंचम जो कि इंग्लैंड का राजा था। और वहां की रानी जो आई थी, रानी मेरी। तो रानी मेरी, इंग्लैंड का राजा जॉर्ज पंचम और रानी मेरी जो है भारत आए थे उस समय पे। और यहाँ का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। ठीक है, इस दिल्ली दरबार में भाई 3 निर्णय लिया गया था, 3 डिसीजन लिया गया था इस दिल्ली दरबार में। जो भारत में दिल्ली दरबार हुआ इसमें 3 निर्णय लिया गया। क्या क्या निर्णय था? तो देखो पहला निर्णय मैं बता देता हूं यहाँ पर। पहला निर्णय था बिहार को बंगाल से अलग किया जाए। ठीक है, बिहार को बंगाल से अलग राज्य बनाया जाए, बिहार को बंगाल से अलग राज्य बनाया जाए। ये पहला निर्णय था दिल्ली दरबार का। दूसरा डिसीजन क्या था दिल्ली दरबार का? कि राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली करा जाए, राजधानी को कोलकाता से दिल्ली करा जाए, कोलकाता से दिल्ली करा जाए। ठीक है, तो राजधानी को कोलकाता से दिल्ली करा गया। ठीक है, दूसरा डिसीजन ये था। और दिल्ली दरबार का तीसरा डिसीजन था कि बंगाल विभाजन रद्द हुआ। क्या हुआ था? तो बंगाल विभाजन को रद्द करा गया, विभाजन रद्द। तो 3 डिसीजन आप लोग याद रख लीजिएगा दिल्ली दरबार का। बिहार को बंगाल से अलग किया गया, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर करा गया, एंड बंगाल विभाजन रद्द किया गया। ये आपके 1911 वाले दिल्ली दरबार में याद रख लीजिएगा। अच्छा भाई, ये बिहार को बंगाल से अलग राज्य जो बनाया गया, ये कब बनाया गया था? तो ये देखो 22 मार्च 1912 को बनाया गया था, 22 मार्च 1912 को बनाया गया था। ठीक है, और इसीलिए 22 मार्च को जो है बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ध्यान रख लीजिएगा।
गणपति और शिवाजी उत्सव शुरू किया? तो ये शुरू किया था भगत सिंह नहीं, बाल गंगाधर तिलक ने गणपति और शिवाजी उत्सव शुरू करा था। गणपति और शिवाजी उत्सव किसने? तो बाल गंगाधर तिलक ने शुरू करा था। गणपति उत्सव जो है आई होप कि 1893 में स्टार्ट करा गया, और शिवाजी उत्सव जो है 1895 में स्टार्ट करा गया था, जहां तक मुझे याद है। एक बार देख लेना आप लोग भी। तो 1893 में गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव 1895 में स्टार्ट करा गया था। बाल गंगाधर तिलक से यहाँ पर मैं थोड़ा बता देता हूँ। बाल गंगाधर तिलक का पत्रिका आप लोग याद रख लीजिएगा, मैगजीन जो इनका पत्रिका था बाल गंगाधर तिलक का, वो केसरी और मराठा। पत्रिका क्या था? तो केसरी और मराठा याद रख लीजिएगा। बाल गंगाधर तिलक का दो पत्रिका, केसरी और मराठा। केसरी जो था वो मराठा भाषा में छपता था, और मराठा जो था भाई ये इंग्लिश भाषा में लिखा जाता था। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग किस लैंग्वेज में लिखा जाता था। अगर इसमें पूछ ले भाई, तो इन्होंने जो है पुणे से होम रूल आंदोलन शुरुआत करा था। पुणे से होम रूल आंदोलन, स्वशासन आपका स्टार्ट करा था होम रूल आंदोलन। ठीक है, तो पुणे से होम रूल आंदोलन किसने स्टार्ट किया है? तो बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट करा था। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक का ही स्टेटमेंट था। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसका स्टेटमेंट है? तो बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये 4-5 बातों को आप लोग बाल गंगाधर तिलक से याद रख लीजिएगा। इन्होंने जो है होम रूल आंदोलन को स्टार्ट किया था 1916 में। होम रूल आंदोलन कब? तो 1916, और 1916 में भी कब? तो अप्रैल 1916 में स्टार्ट किया था। अप्रैल 1916 में होम रूल आंदोलन स्टार्ट किया था, पुणे से स्टार्ट किया था। कहां से? पुणे से स्टार्ट किया था बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन को 1916 में। याद रख लेना है इतनी बात को। ब्रिटिश संसद का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय? तो भाई ब्रिटिश संसद का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे बता दो आप लोग। तो ब्रिटिश संसद का चुनाव जीतने वाले, यहाँ क्या पूछ रखा है? जीतने वाले पहले भारतीय। तो देखो WC बनर्जी नहीं थे भाई, दादा भाई नौरोजी थे ब्रिटिश संसद का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय। और इन्होंने किस सीट से जीता था? तो फिन्सबेरी सीट से जीता था। फिन्सबेरी सीट से जीता था, फिन्सबरी सीट से जीता था इन्होंने ब्रिटिश संसद का चुनाव, फिन्सबरी सीट से। और किस पार्टी के टिकट से? तो लिबरल पार्टी के टिकट से जीता था, लिबरल पार्टी के टिकट से। ठीक है, लिबरल पार्टी के टिकट से इन्होंने फिन्सबेरी सीट से चुनाव जीता था। याद रख लीजिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि चुनाव लड़ने वाले कौन थे पहले भारतीय, ब्रिटिश संसद का चुनाव लड़ने वाले, ये तो दादा भाई नौरोजी तो जीतने वाले थे। अगर ब्रिटिश संसद का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय पूछ ले तो WC बनर्जी चल जाइएगा आप लोग, लड़ने वाले पहले भारतीय। तो ब्रिटिश संसद का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय WC बनर्जी, और जीतने वाले पहले भारतीय पूछ ले तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रख लेना है। विधवा पुनर्विवाह के समर्थक कौन थे? तो विधवा पुनर्विवाह समर्थक राजा राम मोहन राय नहीं थे भाई, ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। और इन्होंने जो है बेथुन स्कूल भी खोला था, बेथुन स्कूल का भी इन्होंने स्थापना करा था कलकत्ता में महिला के एडुकेशन के लिए। ठीक है, तो बेथुन स्कूल किसने स्टार्ट करा था? तो बेथुन स्कूल स्टार्ट करा था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कोलकाता में महिलाओं की शिक्षा के लिए। ठीक है, इतना ध्यान में रख लेना है आप लोग। अगर इसका एक पत्रिका पूछ ले आपसे तो पत्रिका याद रख लीजिएगा, सोम प्रकाश जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एक पत्रिका है, सोम प्रकाश पत्रिका। और इस समय जो विधवा पुनर्विवाह जब लागू हो रहा था भाई, तो विधवा पुनर्विवाह के लागू होने के समय जो वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग भी इसमें सपोर्ट किए थे। वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। तो ये भी विधवा पुनर्विवाह से जुड़े हुए हैं, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग भी विधवा पुनर्विवाह से जुड़े हुए हैं, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी विधवा पुनर्विवाह से जुड़े हुए हैं। तो दोनों विधवा पुनर्विवाह से जुड़े हुए थे, इसको ध्यान में जरूर रख लेना है मेरे भाइयों। ठीक है, और सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर करना ना भूलें आप लोग। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो भाई राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी, ये बात याद रख लीजिएगा। राजा राम मोहन राय जो थे भाई, ये एक ईश्वरवादी थे। क्या थे? तो ईश्वरवादी थे। राजा राम मोहन राय क्या थे? तो ईश्वरवादी थे, ये याद रख लीजिएगा। ये राजा राम मोहन राय जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के समकालीन थे। ठीक है, बेंटिक के समकालीन। आपसे पूछ लेगा राजा राम मोहन राय किसके समकालीन थे? तो बेंटिक के समकालीन थे। ये भी
याद रख लेना है आप लोगों को। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का स्थापना करा था। आत्मीय सभा, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का स्थापना करा था 1850 1815 में। आत्मीय सभा का स्थापना कब? तो आत्मीय सभा का स्थापना 1815 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा करा गया था। हिंदू कॉलेज अगर पूछ ले कि हिंदू कॉलेज का स्थापना किसने करा था, तो ये भी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा 1817 में करा गया था हिंदू कॉलेज का स्थापना। इन्होंने जो है वेदांता कॉलेज का भी स्थापना करा था। वेदांता कॉलेज का भी इन्होंने स्थापना करा था 1825 में। वेदांता कॉलेज का भी स्थापना करा था। राजा राम मोहन राय ये जो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन रॉय थे। और इन्होंने स्थापना कब करा है? तो 1828 में, 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना करा था राजा राम मोहन रॉय ने। और राजा राम मोहन रॉय ही वो शख्स थे मेरे भाई जिन्होंने सती प्रथा का अंत करा था। सती प्रथा का अंत करा था 1829 में। सती प्रथा का अंत कब करा था राजा राम मोहन रॉय ने? 1829 में। और किसकी मदद से? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से। लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से, बेंटिक की मदद से, ठीक है। तो राजा राम मोहन रॉय ही वो शख्स थे जिन्होंने सती प्रथा को अंत करा था। और ये इसमें जो उसका सपोर्ट करा था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने करा था। इसको ध्यान में जरूर रख लेना है मेरे दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले कि सती का जो है पहला प्रमाण कहां पर मिलता है, तो भाई एरन अभिलेख में, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां पर मिलता है। और ये किसका है? तो भानुगुप्त का है। ये ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो रामकृष्ण मिशन का संस्थापक आपसे पूछा है ना, तो देखो रामकृष्ण मिशन यहां पर बता देता हूं अभी पूरा। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक जो है वो विवेकानंद हो जाते हैं। और इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के याद पर जो है रामकृष्ण मिशन बनाया था। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद, अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के याद पर इन्होंने बनाया था रामकृष्ण मिशन, ठीक है। ध्यान में रख लीजिएगा। विवेकानंद का 4 बुक आप लोगों को याद रख लेना है। विवेकानंद के 4 बुक को याद रख लीजिएगा। कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग, और एक याद रख लीजिएगा कोलंबो टू अल्मोड़ा। तो 4 बुक को याद रख लेना है। क्रम योग, ज्ञान योग, राजयोग और कोलंबो टू अल्मोड़ा, ठीक है। विवेकानंद ने है जो 2 धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। 2 धर्म सम्मेलन में भाग लिया था इन्होंने। 2 धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। एक इन्होंने लिया था शिकागो में, और एक इन्होंने लिया था पेरिस में। तो 2 धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया, एक शिकागो, एक पेरिस में भाग लिया था, ठीक है। तो इन 2 बातों को आप लोगों को याद रख लेना है। और इनके बचपन का नाम जो है नरेंद्र दत्त था विवेकानंद के बचपन का नाम। नेक्स्ट, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो भाई आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, तो बिल्कुल करेक्ट है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। इसका स्थापना कब करा गया है आर्य समाज का? तो 1875 में जो है स्थापना करा गया है आर्य समाज का। अब देखो स्वामी दयानंद सरस्वती ही थे जिन्होंने शुद्धिकरण आंदोलन चलाया। शुद्धिकरण आंदोलन, तो शुद्धिकरण आंदोलन किसने? तो शुद्धिकरण आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया था, ठीक है। वेदों की ओर लौटो स्टेटमेंट किसने दिया? वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा था। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। इनका जो है मूल नाम भाई मूल शंकर था। इनके गुरु का नाम वृजानंद था। लिख लीजिएगा ये सभी, मूल नाम मूल शंकर और गुरु का नाम वृजानंद था। इन्होंने आगरा में जो है भाई स्वामी दयानंद सरस्वती ने आगरा में अखंड खंडीय पताका फहराया था। खंडनीय पताका फहराया था, ठीक है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आगरा में खंडनीय पताका फहराया था, ध्यान में रखना है। और ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का सबसे पहले यूज करा था। स्वराज शब्द, तो स्वराज शब्द का सबसे पहले यूज किसने करा था? तो स्वराज शब्द का सबसे पहले यूज जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने करा था, याद रख लेना है। इनकी एक पुस्तक को याद जरूर रख लीजिएगा, सत्यार्थ प्रकाश, इंपॉर्टेंट है। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है? तो सत्यार्थ प्रकाश को लिखा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। VVI है ये सत्यार्थ प्रकाश आपके लिए। और स्वराज शब्द का भी पहला यूज किसने करा है? तो VVI है। आर्य समाज का स्थापना कब हुआ? ये भी VVI है। और शुद्धिकरण आंदोलन कब चला? तो ये भी VVI ले लो। और ये वेदों की ओर कब लौटो? ये भी VVI ले लो। इतने सारे आपके VVI क्वेश्चन बनते हैं यहां से, ठीक है। नेक्स्ट,
थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना 1888 1875 में जो है भाई आर्य समाज का भी स्थापना हुआ था और थियोसॉफिकल सोसाइटी का भी स्थापना हुआ था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना 1875 में, ठीक है। इसका स्थापना करा किसने? तो देखो एक याद रख लीजिएगा, मैडम ब्लावात्स्की। कौन? तो मैडम ब्लावात्स्की। कौन? तो ब्लावात्स्की वात्स्की। तो मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल ऑलकॉट, मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना करा था, ठीक है। और देखो इसका जो स्थापना जो हुआ था ये 1875 में स्थापना करा गया था। और इसका एक जो ये क्या कहते हैं उसको, हेडक्वार्टर जो होता है, मुख्यालय जो होता है भाई, वो भारत में भी खोला गया था। कहाँ पर? तो मद्रास के अडियार में इसका एक हेडक्वार्टर था, वो सेंटर खोला गया था अडियार में, जो कि एनी बेसेंट ने खोला था। मद्रास के अडियार में एनी बेसेंट ने खोला था एक थियोसॉफिकल सोसाइटी का सेंटर, ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा। बहावी आंदोलन का केंद्र था, तो बहावी आंदोलन का केंद्र भाई ये पटना था, पहले भी डिस्कस कर रखा है। केंद्र इसका पटना था बहावी आंदोलन का। और इसके जो नेता थे वो सैयद अहमद बरेलवी थे। कौन थे? तो सैयद अहमद बरेलवी। अगर नेता पूछ ले आपके बिहार से, तो इसमें एक बिहार से एक नेता थे जिनका नाम था इनायत अली विलायत अली। ये जो है एक बिहार से नेता थे आपके वहावी आंदोलन के, विनायत अली, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो भाई मैंने यहाँ पर आपको डिटेल डिस्कशन कर रखा है, आप लोग पूरा देख लेना, अच्छे से मैंने डिटेल डिस्कशन करा रखा है। अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, और भाई कहीं इससे बाहर जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग। तो फिर मिलता हूँ कल किसी नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।